जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो दूसरा लेसन है साइंस का, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। इस वीडियो में हम इस बात पर केवल ध्यान देंगे कि अम्लों और क्षारकों की रासायनिक गुण क्या होते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ अपक्रिया कर सकते हैं, किस तरीके से अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है, किस तरीके से धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है। हमारे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में आती रहती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ आती रहती हैं, ये पूछा जाता रहता है कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा, वो अभिक्रिया किस तरीके से होती है, या फिर कभी कभी आपको समीकरण दे दिया जाते हैं, अभिक्रिया को पूरा करना रहता है। ये सारी की सारी जानकारियाँ जो हैं आप इस वीडियो से प्राप्त कर पाएंगे। और आप इसे ध्यान से एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से रासायनिक समीकरण लिखना और अम्लों की, क्षारों की अभिक्रियाएँ करवाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अम्ल के बारे में जानना पहले देखते हैं। अम्ल के बारे में, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप मान लीजिए नींबू का रस पी रहे हैं या संतरे का रस पी रहे हैं, इमली को खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो आपको स्वाद में खट्टी लगती हैं, इन सभी खट्टी चीज़ों के अंदर कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल की वजह से उनका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये इसकी पहचान होती है कि अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस में अगर डालेंगे किसी भी अम्ल को, तो नीले लिटमस को ये चेंज कर देते हैं लाल लिटमस में। तो अगर कोई लिटमस पेपर लीजिए नीले वाला, उसको चेंज करके ये लाल कलर में चेंज कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अम्लों के अंदर से अगर इनको जल में घोला जाएगा तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम अम्ल को चाहें तो 3 तरीके से पहचान सकते हैं। सबसे पहला है कि उनके स्वाद के आधार पर आप किसी अम्ल को खाइए, उसका चखिए, टेस्ट करिए। अगर वो खाने में आपको खट्टा लग रहा है, जैसे इमली के जैसा, संतरे के जैसा, नींबू के रस के जैसा खट्टा लग रहा है, तो वो पदार्थ, उसके अंदर जो पाया जाने वाला पदार्थ होगा वो कहीं ना कहीं आपका एक अम्ल होगा। इसके अतिरिक्त हम लिटमस पेपर की सहायता से, लिटमस पेपर में अगर अम्ल को भिगोया जाए, अम्ल के साथ भिगोया जाए लिटमस को, तो वो अगर नीला रहेगा तो उसका कलर परिवर्तित होकर के लाल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आर्हेनियस के द्वारा दिया गया एक तरीका है पहचानने का। उन्होंने कहा कि किसी भी अम्ल को अगर जलीय विलयन में घोला जाएगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। तो जो भी पदार्थ अगर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे उन्हें हम लोग अम्ल मानते हैं। इसके अलावा क्षारक की परिभाषा को देखते हैं, इनकी पहचान को। तो क्षारक जो होते हैं हमारे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे आप करेले का स्वाद देख लीजिए, वो खाने में बहुत ही कड़वा लगेगा। करेले के जैसा स्वाद देने वाले जो पदार्थ होंगे वो आपको क्षारक कहलाते हैं। इसी तरीके से लिटमस पेपर की सहायता से अगर पहचान करना है तो क्षारक जो होते हैं ये लाल लिटमस को चेंज कर देते हैं नीला में। उसी के साथ साथ ही क्षारक की ये भी विशेषता होती है, अगर वो जलीय विलयन उनका बनाया जाए, अगर उन्हें जल में घोला जा सके, तो जल में घुलने के बाद इसमें से हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। ये कुछ पहचान होती हैं अम्ल और क्षारक की। इस चैप्टर में हम इन्हीं पर डील कर रहे होंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, अम्ल और क्षार के बारे में। तो ये छोटी सी जानकारी थी केवल कि अम्ल और क्षार को हम लोग पहचान कैसे सकते हैं। तो 2-3 तरीके आपके पास हैं, या तो आप उसका स्वाद लेकर के चेक कर लीजिए, या तो आप लिटमस पेपर को, वो लिटमस पेपर को उसके अंदर डुबोइए, भिगोने के बाद लिटमस पेपर का रंग चेक करिए, उसके द्वारा हम जान सकते हैं। तीसरा तरीका है आयन के द्वारा, कि अगर हम उसका जलीय विलयन बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन अगर आयन आयन बन रहा है तो वो अम्ल होगा, और अगर हाइड्रोक्सिल आयन बनने लग जा रहा है तो वो एक क्षार होगा। अब इस चैप्टर के अंदर हमको अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में डील करना है, कि ज़्यादातर अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया कैसे करेंगे। कोई अम्ल है किसी धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, कोई अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, वो धातु बाई कार्बोनेट के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करेगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग अम्लों और क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, उनके रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए अम्ल के रासायनिक गुण हम लोग आज देखते हैं। अम्ल के रासायनिक गुण। तो हम अम्लों के रासायनिक गुण जानने से पहले कुछ अम्लों के बारे में जान लें, उनके कुछ नाम जान लेते हैं, उन्हीं का यूज कर रहे होंगे बार बार। तो जैसे आपके पास कुछ अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अलावा एसिटिक अम्ल होगा। इस तरीके से कई अम्ल हो सकते हैं। हमारे चैप्टर में ज़्यादातर इन चीज़ों का यूज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाएगा, तो हम इस पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्षारक को भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्षारक के कुछ एग्जांपल्स जैसे आपके साथ हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ अम्ल और क्षार हैं। इन्हीं अम्लों और क्षारों की हम लोग पूरे चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं को जानते रहेंगे। देखते हैं
तो सबसे पहला जो अम्ल का रासायनिक गुण होता है वो ये देखा जाता है कि अम्ल जो है धातु के साथ कैसे अपक्रिया करेगा। अगर कोई अम्ल हो और उसकी धातु के साथ हम अपक्रिया करवाएं तो किस तरीके से वो अपक्रिया करेगा और किन चीज़ों का निर्माण करेगा। तो अम्ल प्लस धातु ये अपक्रिया करके कौन से पदार्थ का निर्माण करेंगे इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कुछ धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है उसे अगर आप याद रख पाएं तो सक्रियता श्रेणी से अम्लों और उनके धातुओं की अपक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अम्लों की सक्रियता श्रेणी में हम लोग देखते हैं कि जो धातु की सक्रियता श्रेणी होती है उसमें लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और इनके नीचे और भी बहुत सारी धातुएं रहेंगी। फिर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर पाया जाता है। बस ये कुछ धातुएं होंगी जिनका यूज हम ज़्यादा कर रहे होंगे तो उन धातुओं की सक्रियता श्रेणी को हम लोग इसमें लिख ले रहे हैं। ऊपर वाली धातुएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं, नीचे वाली धातुएं कम सक्रिय होंगी। यानी सोडियम अपने से नीचे इस सभी धातुओं से ज़्यादा सक्रिय है लेकिन अपने से ऊपर वाली धातुओं से कम सक्रिय होता है। तो इनका उपयोग करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि अम्ल को और धातु को अपक्रिया करवानी है, आप जानना चाहते हैं कि कौन सा चीज़ बनेगा, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से काम चल जाएगा। अम्ल और धातु, तो इसमें से कोई भी अम्ल हम एक उठा लेते हैं। मान लीजिए हम आसानी के लिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया हमने और उस अम्ल की धातु से अगर क्रिया करवानी है तो इसमें से कोई भी धातु उठा लेते हैं। हमने मान लीजिए सोडियम उठा लिया। अब इनकी अपक्रिया कराएं तो क्या बनेगा इसको चेक करते हैं। तो सोडियम जो धातु है और यहाँ पर एक धातु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है सक्रियता श्रेणी में और सोडियम थोड़ा ऊपर स्थित है। इसका मतलब है सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है। तो जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके अम्ल से या उसके विलयन से हटा देती है। तो जब ये सोडियम अधिक क्रियाशील होने की वजह से इस हाइड्रोजन को हटाएगा तो इसकी जगह खुद ले लेगा और ये बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा सोडियम और ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हट जाएगा तो हाइड्रोजन हट करके विस्थापित होकर के हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा। तो इस तरीके से एक अपक्रिया बन जाएगी। अब इसको बैलेंस अगर आप कर लें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे होंगे। यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अम्ल और धातु की अपक्रिया से एक यहाँ से सोडियम क्लोराइड बन रहा है और एक आपका हाइड्रोजन बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण होता है, तो ये लवण बन गया और इसके साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेंगे। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करेगा तो वो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन हर धातु जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक अम्ल अगर यही हाइड्रोजन क्लोराइड होता और इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन से नीचे स्थित कोई धातु कॉपर ले लें या फिर सिल्वर ले लें या फिर ऑरम ले लें, तो जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं अगर इनसे अपक्रिया करवाना चाहेंगे आप अम्लों की, मान लीजिए कोई कॉपर से अपक्रिया करवाना चाह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो ये अपक्रिया नहीं हो पाएगी। कार्बन जो है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील होता है। तो इस अवस्था में जो है ये हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण नहीं हो पाएगा, ये अपक्रिया ही संभव नहीं हो पाएगी। तो हमें ज़्यादातर ऐसा होगा कि जब वो अपक्रिया हो पा रही होगी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन अगर वो धातु जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तब वहां पर ये अपक्रिया हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से ना तो लवण बनेगा ना तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो पाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई दूसरा अम्ल हमने उठा लिया, हाइड्रोक्लोरिक के अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और इसकी किसी धातु से क्रिया करवाएंगे, मान लीजिए हमने कैल्शियम धातु के साथ क्रिया करवा दिया, तो कैल्शियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। अब ये कैल्शियम फिर से देखें यहाँ पर स्थित है और हाइड्रोजन यहाँ पर स्थित है, यानी कैल्शियम अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से। तो जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद ले लेगा और यहाँ से सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से विस्थापित हो जाएगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ फिर से एक लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यानी अम्लों से अपक्रिया करके वही धातु केवल हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। अगर कोई धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण और लवण का निर्माण नहीं कर पाएगी। ये हमारी पहली रासायनिक अपक्रिया थी अम्लों की, कि अम्ल जो है धातु के साथ अपक्रिया करके किस तरीके से इनका निर्माण करते हैं। अगर आपको इनका समीकरण पढ़ने में परेशानी होती है तो उसके लिए हम थोड़ा डिटेल में इसको समझा देते हैं। दरअसल ये हाइड्रोजन आयन जो होता है इस पर एक धन का आवेश होता है और सल्फेट आयन पर आपका ऋण का आवेश होता है। ये पूरे सल्फेट आयन पर -2 का चार्ज होगा। प्लस यहाँ पे कैल्शियम को लें, जब ये आवेशित होगा यानी कि संयोजकता के आवेश में या आवेश के रूप में अगर देखा जाए तो कैल्शियम पर 2 आवेश होता है। अब होगा क्या कि जब ये हाइड्रोजन आयन और यहाँ से कैल्शियम आयन,
कैल्शियम आयन ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो ये प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो कैल्शियम और सल्फेट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होंगे, यहाँ से कैल्शियम 2+ का और SO4 भी 2- का, ये आपस में जुड़ जा रहे होंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जा रहा होगा, अलग हो जा रहा होगा। तो इस तरीके से जो रहता है वो पदार्थों का निर्माण होता है। उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का आवेश होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस का। कॉपर जब आवेशित अवस्था में आता है तो इस पर भी प्लस का आवेश हो जाता है, लेकिन ये चूंकि कम क्रियाशील था तो इससे क्रिया नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से था, हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस का आवेश, क्लोरीन पर माइनस का आवेश, सोडियम पर भी प्लस का आवेश होता है। अब ये सोडियम ज्यादा क्रियाशील था इसलिए हाइड्रोजन को हटा पा रहा था, और हाइड्रोजन को हटा करके ये माइनस और ये वाले प्लस एक दूसरे से आकर्षित होकर के वैद्युत संयोजी यौगिक सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा जब भी कोई अम्ल और धातु क्रिया करेंगे। अब हम समझते हैं दूसरी अभिक्रिया के बारे में। अगर कहीं अम्ल है और वो अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है, धातु कार्बोनेट, तो इनके साथ कौन सी चीज की अभिक्रिया होने से क्या क्या बनेगा, कौन से पदार्थ बनेंगे, उनको समझते हैं। हम किसी चीज को रटने की कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ ये पदार्थ बन रहा होगा, हम थोड़ा उनको निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक आपने तत्व ले लिया यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड का, एक अम्ल था, उस अम्ल को हमने ले लिया है। अब एक धातु कार्बोनेट को लेना है। धातु कार्बोनेट का मतलब है कि कोई भी इसमें से धातु उठा लीजिए, मान लीजिए आप आसानी के लिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, और कार्बोनेट लेना है। कार्बोनेट जो होता है आपको CO3 होता है। अगर CO3 कहीं पे आयन दिए हैं तो वो कार्बोनेट आयन होते हैं। इन कार्बोनेट आयन्स के ऊपर जो होता है -2 का आवेश होता है, और मैग्नीशियम पर जो होता है वो +2 का आवेश होता है। अगर इसमें आप आवेशित रूप में देखें तो हाइड्रोजन पर एक प्लस का आवेश होता है और क्लोरीन पर एक माइनस का आवेश होता है। जब इनको जलीय विलयन में घोला जाएगा तो कुछ इस तरीके से अभिक्रिया होगी कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को अगर आप तुलना करें इनकी सक्रियता का, तो मैग्नीशियम आपका सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और हाइड्रोजन जो है वो नीचे है। तो हाइड्रोजन नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है। तो जब ज्यादा क्रियाशील जो धातु रहती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को हटाने की क्षमता रखती है, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो मैग्नीशियम खुद इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Mg, ये आयन के रूप में है +2, और यहाँ से हाइड्रोजन तो हट जाएगा लेकिन क्लोरीन आ जाएगा, तो क्लोरीन पर -1 का आवेश होता है। अब दूसरी चीज को देखें तो यहाँ जो ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन जाकर के इस कार्बोनेट के साथ आपका जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन जो रहेगा यहाँ से कार्बोनेट रहेगा, ये कार्बोनेट के अंदर से आपके CO2 अलग हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन यहाँ का निकल करके इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2O का निर्माण कर देते हैं। यानी कि जब भी आप अम्ल को और किसी भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से अभिक्रिया हो रही होगी कि एक आपका कोई वैद्युत संयोजी यौगिक बन रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे +2 का आवेश है, यहाँ पे -1 का आवेश है, तो आवेशों को संतुलित करने के लिए 2 लगा लेंगे, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार से आपका लवण है एक, इसके साथ ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, साथ ही साथ आपका जल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल की मदद से बहुत आसानी से इन अभिक्रियाओं को सीख सकते हैं कि अम्ल जो है किस चीज से अभिक्रिया करके कौन कौन से पदार्थ बना रहे होंगे। तो जब भी कभी आपका अम्ल होगा, कोई अगर अम्ल है और कोई धातु कार्बोनेट है, तो अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देगा। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण लेकर के देखते हैं। मान लीजिए आपको एक अम्ल उठा लिया आपने, कोई सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसके साथ हम किसी धातु कार्बोनेट, मान लेते हैं सोडियम ले लिया हमने, और कार्बोनेट इसके साथ आ जाएगा, तो CO3। कार्बोनेट पे चूंकि 2 माइनस का आवेश होता है तो सोडियम पर +1 का आवेश होता है। अब इन आवेशों को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों की जब अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो बनेगा क्या। अब यहाँ से देखें, सोडियम पर प्लस आवेश है और यहाँ हाइड्रोजन पर भी प्लस का आवेश होता है। सोडियम अगर अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में देखें तो सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे होता है। तो जो भी धातुएं अब ऊपर स्थित रहेंगी वो अपने से नीचे वाले धातुओं को प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखती हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित कर सकता है। तो यहां से सोडियम क्या करेगा, इस अभिक्रिया से सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और सोडियम को हटाएगा, हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह स्वयं ले लेगा। तो ये बन जाएगा आपका कुछ सोडियम, और यहाँ से आ जाएगा सल्फेट प्लस, उसके साथ यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन था, इस कार्बोनेट के टूटने की वजह से इसमें बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड,
प्लस यहाँ का ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके जल का निर्माण कर देते हैं। अब इसमें आयन के रूप में थोड़ा देख लेते हैं, तो सल्फेट पर 2 माइनस का आवेश होता है और सोडियम पर केवल +1 का। इन आवेशों की जो है संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट एक दूसरे से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहे होंगे। यानी कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं कि अम्ल जो है वो किसी अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करवा दी जाए तो क्या होगा, किस चीज का निर्माण करेंगे वो, उनको समझते हैं। हम जब कोई अम्ल लेंगे और इस अम्ल को किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे तो ये किन चीजों का निर्माण करेगा उस पर हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा। मान लीजिए आपके पास एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको किसी एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लेना है। तो हम ले लेते हैं कोई एक धातु सोडियम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, कार्बोनेट का फार्मूला CO3। अब ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया आपका, इसकी अभिक्रिया होने की तो क्या क्या बनेगा देखते हैं। ये सोडियम पर होता है प्लस और ये हाइड्रोजन पर होता है प्लस, क्लोरीन पर माइनस, इस कार्बोनेट पर भी माइनस आयन होता था। अब यहाँ हमको ये समझना है कि अब क्रियाशीलता की वजह से सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। तो हाइड्रोजन को हटाएगा तो ये क्लोरीन माइनस वाला और ये सोडियम प्लस वाला एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक वैद्युत संयोजी यौगिक बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसके साथ ही ये कार्बोनेट जो है ये 2 भागों में टूट जाएगा, इसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन परमाणु जो होगा हाइड्रोजन से जुड़ करके H2O का निर्माण कर देगा, जल ये लिक्विड में रहेगा फॉर्म में। तो इस तरीके से आपका 3 चीजों का निर्माण हो जाता है। तो फिर से देखें यहाँ पे एक लवण बन रहा है आपका, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका और साथ ही में जल बनता है। तो जब कभी अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं इस तरीके से कि कोई भी अम्ल उठा लीजिए, आप किसी इन अम्लों को याद करके रख लीजिए जो आपके चैप्टर में ज़्यादा विशेष रूप से अम्ल आते रहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। फिर इनके नाम से ही जैसा पता चल रहा है धातु, तो कोई धातु हमने ले लिया सोडियम, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन उसमें रहेगा, कार्बोनेट है तो CO3 वो होता है। इस तरीके से जब अभिक्रिया करेंगे तो ज़्यादा क्रियाशील धातु हाइड्रोजन को हटा देती है, इस वजह से उसकी जगह पे खुद उसका स्थान लेकर के वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण कर देगी। और ये कार्बोनेट आयन जो होगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा होगा। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद अब ये अम्लों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमने सीख ली हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्षारक किस तरीके से धातुओं के साथ क्रिया करेगा। तो कोई एक क्षारक लेकर के हम देखते हैं कि वो किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे होंगे। मान लीजिए हमने एक ले लिया है क्षारक और इस क्षारक की किसी धातु से क्रिया करवा दी। क्षारक जब धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा ये हमको सोचना है। देखते हैं थोड़ी देर के लिए। एक क्षारक ले लेते हैं इसमें से कोई भी, तो हमारे पास मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है तो हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षारक हो गया। इसको किसी धातु के साथ क्रिया करवानी है तो मान लेते हैं हम कोई धातु ले रहे हैं यहाँ पे जिंक। जिंक जो धातु होती है ये मैग्नीशियम से नीचे कुछ रहेगी, इधर सक्रियता श्रेणी में जिंक नीचे पाया जाता है, सोडियम ऊपर स्थित होगा। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो किस तरीके से ये अभिक्रिया होगी इसको समझते हैं। अभी हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर देखें तो जिंक पर आपका 2 प्लस आयन होता है, सोडियम पर भी प्लस आयन होता है और ये जो पूरा आपका रहेगा यहाँ से देख लिया जाए तो हाइड्रोजन प्लस आयन और ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होता है, आवेश होता है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं तो सक्रियता का बहुत ही महत्व होता है, आप सक्रियता को जरूर ध्यान में रखें। अगर ये जिंक आयन सक्रिय होता, यहाँ सोडियम से अगर इसकी तुलना करेंगे तो जिंक जो है वो नीचे स्थित है सोडियम से, तो जो धातु नीचे रहेगी वो सोडियम को हटा ही नहीं पाएगी, यानी जिंक सोडियम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ है, इसके ऊपर जिंक होता है, तो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, इस सोडियम को नहीं हटा पाएगा तो हाइड्रोजन को हटा रहा है। तो बनेगा क्या यहाँ से, ये हो जाएगा सोडियम और उसके साथ ये ऑक्सीजन रहेगा आपका, सोडियम, जिंक आ जाएगा और लास्ट में ये आपका ऑक्सीजन पाया जा रहा होगा। और ये हाइड्रोजन जो रहेगा क्योंकि जिंक उसको रिप्लेस कर दे रहा है तो जिंक रिप्लेस करके उसको अलग कर देगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। अब इनके फार्मूले की बात हम करते हैं। तो आपको पता है चूंकि यहाँ सोडियम ऑक्सीजन का जो आवेश होता है -2 का होता है, जिंक का आवेश +2 का होता है और सोडियम का आवेश +1 का होता है।
तो हम इन आवेशों को पूरी तरीके से बैलेंस करने के लिए इस सोडियम से मैं 2 से अगर गुणा कर दें तो इसका भी आवेश 2 हो जाएगा प्लस, और प्लस 2 ये मिलकर के 4 हो जाएंगे। माइनस वाला आवेश केवल 2 है तो इसमें 2 से गुणा करवा दीजिए। इस तरीके से आवेश आपके बराबर हो जाएंगे और ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। इसे पढ़ा जाता है सोडियम जिंकेट। प्लस ये आपका हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। तो हम देख रहे हैं जब कोई क्षारक किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो यहां से एक लवण बनेगा और उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो क्षारक धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से अम्लों की अभिक्रिया थी उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका सोडियम ज़्यादा क्रियाशील हो रहा है और इस तरीके की धातुएं आपको आती रहेंगी, मिलेंगी। ऐसे जिंकेट का निर्माण ज़्यादातर होता रहता है। अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम मान लीजिए ले लेते हैं तो एल्मिनेट बन जाएगा आपका। इस तरीके से अभिक्रियाएँ आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अब हम ये समझते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, कि मान लीजिए अगर क्षार को और अम्ल को एक साथ अभिक्रिया करवा दिया जाए तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि किसी अम्ल को किसी क्षारक के साथ अगर अभिक्रिया करवा दिया जाए तो क्या होगा। अब इसको भी आपको याद क्या करना है, बस एक एग्जांपल आपको लेते रहना है और एग्जांपल्स की मदद से आपको ध्यान में रखना है। कोई अम्ल उठा लीजिए, इसमें से मान लीजिए आपका मन है तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 हो गया। कोई क्षारक उठा लीजिए, इसमें से हमने मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक उठा लिया। अब ये अभिक्रिया किस तरीके से करेंगे, आप इनको समझने की अगर कोशिश करें तो बहुत ही आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन है तो इस पर माइनस का आवेश, सोडियम आयन है तो प्लस का आवेश, सल्फेट जो पूरा आयन होता है इस पर -2 का आवेश, हाइड्रोजन पर +1 का आवेश होता है। अब जब अभिक्रियाएं करते हैं तो हमने अभी सीखा कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम क्रियाशील वाले को हटाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा तो उसकी जगह खुद लेगा, तो सोडियम आ जाएगा यहाँ पे और सोडियम के साथ बन जाएगा सल्फेट। अब सल्फेट का आवेश चूंकि -2 होता है, सोडियम का +1 होता है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही अब ये जो हाइड्रोजन है इस OH के साथ जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन और OH आयन आपस में मिल करके H2O का निर्माण कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक लवण बन रहा है और यहाँ से जल बन रहा है। तो इन अभिक्रियाओं से हमको पता चल रहा है कि जब अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। अब अगर आप इस लवण की किसी लिटमस पेपर से या फिर उनके स्वाद के आधार पर अगर उन्हें चेक करेंगे तो लवण जो होते हैं ना तो अम्लीय होते हैं ना तो क्षारीय होते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है अगर आप किसी भी अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो वो एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं और वहां से लवण और जल का निर्माण हो जाता है। अब कुछ अन्य अभिक्रियाएं आपके चैप्टर में इसी पर बेस्ड दी गई हैं, आप उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कि किसी अम्ल के साथ कोई अम्ल है और उसके साथ अगर हम धातु ऑक्साइड की क्रिया करवा दें, धातु ऑक्साइड, तो क्या होगा। यानी अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया होगी तो क्या बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ से आपको अम्ल एक ले लिया गया HCl और कोई एक धातु ऑक्साइड हम ले लेते हैं। हो सकता है कि आपने ले लिया मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने ले लिया। अब ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, किस चीज़ का निर्माण करेंगे, इनको समझिए थोड़ा। अब हमको पता है ऑक्सीजन पर माइनस का आवेश होता है, सोडियम पर +2 का आवेश होता है, क्लोरीन पर माइनस का आवेश और हाइड्रोजन पर प्लस का आवेश। वही सक्रियता श्रेणी की विशेषता कि मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर सकता है। तो जब वो रिप्लेस करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद आ जाएगा Mg और उसके साथ आ जाएगा ये क्लोरीन। क्लोरीन पर -1 का आवेश और मैग्नीशियम पर +2 का आवेश। इनकी आवेशों को बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएंगे। अब बचा हुआ क्या था, वो आपका पदार्थ जो था यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन से जुड़ करके ये जल का निर्माण कर देता है लिक्विड फॉर्म में। इस तरीके से आप अगर देखें तो एक अम्ल किसी भी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर रहा है और साथ साथ जल का निर्माण कर रहा है। तो इन अभिक्रियाओं से हम क्या समझ सकते हैं, अगर इस रासायनिक अभिक्रिया की ऊपर वाले से तुलना की जाए तो यहाँ देखें अम्ल था तो अम्ल है, यहाँ क्षारक है, ये अभी आप छोड़ दीजिए, लवण है तो यहाँ पर भी लवण है, यहाँ पर जल है तो यहाँ पर भी जल है।
यानी इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर आप तुलना करें तो ये धातु ऑक्साइड की जगह पर यहाँ क्षारक दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षारक की प्रवृत्ति धातु ऑक्साइड के अंदर होती है, यानी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होंगे। तो यहाँ से एक आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड हमारे जो रहेंगे वो सब के सब क्षारीय रहेंगे। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब समझते हैं एक अन्य अभिक्रिया। अगर किसी क्षार की हम अधातु से अभिक्रिया करवा देते हैं, मान लीजिए हमारे पास है कोई क्षार और कोई अधातु ऑक्साइड है और उसकी किसी क्षारक से क्रिया करवा दी जाए तो क्या होगा। एक एग्जांपल से समझिए, कोई अधातु ऑक्साइड, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, एक अधातु कार्बन है और उसका ऑक्साइड है तो अधातु का ऑक्साइड हो गया। कोई क्षारक ले लेते हैं, हम ले लिया, हमने मान लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ साथ यहाँ से जल का निर्माण होता है वाष्प के रूप में, H2O बनेगा। ये गैसियस फॉर्म में होता है, गैस बन करके वो निकल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जुड़ता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ साथ वहां से जल का निर्माण होता है। इनकी अगर तुलना की जाए तो ये एक प्रकार का लवण होता है और यहाँ से आपका जल का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप उदासीनीकरण अभिक्रिया से इसका तुलना करें तो यहाँ पर क्षारक, ये क्षारक, यहाँ पर लवण तो यहाँ पर भी लवण, ये जल है तो यहाँ पर जल है, तो ये अम्ल की जगह पर आ गया है अधातु ऑक्साइड। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो ये आपको समझ करके रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से हम उसको समझा सकते हैं। साथ ही साथ अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसको भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा समझा सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि किसी भी अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, वो धातु के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करता है, कोई भी अगर अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करता है, अगर अम्ल है तो वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, किसी क्षारक की अगर हम धातु से अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग धातु को ही, अगर किसी अम्ल को और क्षार को अभिक्रिया करवा दिया जाए तो अम्ल और क्षार एक दूसरे से किस तरीके से अभिक्रिया करेंगे। और इन अभिक्रियाओं के होने में आप विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है तत्वों की, उनकी सक्रियता श्रेणी जो होती है उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप संयोजकता का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से उसको याद भी रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारी अम्ल, क्षार और लवण की वीडियो का पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में जारी किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई, अच्छे से समझ में आए, तो आप इसे देखिए, और अगर आपको ठीक से नहीं समझ में एक बार में आप आता तो इसको दोबारा देखने की कोशिश करिए, और दोबारा देख करके आप अगली वीडियो को, एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर में, तो इस दोनों वीडियो को मिला करके आप पूरा चैप्टर जो है एक तैयार कर सकते हैं बहुत सी आसानी से, जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।